रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद में हूँ अलीना फारूक शेख। और अब सिंध और विफाक की चपकलिश खुलकर सामने आ गई है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की घन गरज वाज़े तौर पर सुनाई दी और वो सिंध हुकूमत पर खुलकर बरसे। उन्होंने कहा कि सियासी माहौल आलूदा नहीं करना चाहते। जैसे पंजाब में लोहा मनवाया है, अब सिंध में हम अपना लोहा मनवाएंगे। पीपल्स पार्टी तैयारी कर ले, हम सिंध आ रहे हैं। सूबे के ठेकेदार ना बने। अब उन्होंने ये कहा कि जी होते कौन है आप बिजली के बिल माफ़ करवाने वाले। वजीर खारजा के इस बयान पर रद्द अमल देते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जी वजीर खारजा या तो इस्तीफा दें या फिर वो माफ़ी मांगे। कहा कि शाह महमूद कुरैशी मजबूर ना करें कि हम बता दें कि किसने उन्हें वजीर आज़म बनने का ख्वाब दिखाया। उनका मजीद ये भी कहना था कि मौजूदा हालात में हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं वजीर आज़म को वजीर आज़म कहने पर तैयार हूँ, लेकिन वो मुल्क के वजीर आज़म बनना ही नहीं चाहते। अब इस सारे मामले पर हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल कुछ यूँ है कि बिलावल कहते हैं कि वजीर आज़म को वजीर आज़म कहने को तैयार हूँ, लेकिन वो मुल्क का वजीर आज़म बनना नहीं चाहते। क्या बिलावल भुट्टो की ये वजाहत दुरुस्त है, हाँ या ना के ऑप्शंस हैं। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रही हैं बेनज़ीर शाह, हसन निसार साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, इरशाद भट्टी साहब और मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी हसन निसार साहब। बिलावल साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को दो ऑप्शंस दिए हैं, कहते हैं या तो माफ़ी मांगे या इस्तीफ़ा दे दें। मेरा तो और मसला है कि ये बड़कबाजों जैसा स्टाइल ना शाह महमूद कुरैशी का है, ना उनको जेब देता है, ना उनको सूट करता है। पता नहीं किस सुल्तान राय का साया पड़ गया। तो बाकी वो माफ़ी मांगे ना मांगे वो क्या फ़र्क पड़ता है। और थोड़ा कुछ हो रहा है इस मुल्क में, एक शाह महमूद कुरैशी का बयान लेके बैठ जाएं। बस जी मेरा इतना ही तबसरा है इसमें। अच्छा मुनीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये हसन साहब की बात दुरुस्त है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ये सूट नहीं करता, ख़ास तौर पे इन द मिडल ऑफ दिस क्राइसिस जहाँ पर वैसे ही ना सिर्फ आवाम अफेक्टेड है, आप एक क्राइसिस के साथ ऑन डेली बेसिस डील कर रहे हैं। आपकी जो इकॉनमी है वो श्रिंक हो रही है एज वी स्पीक, और कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये ट्रेंड कब तक चलेगा। अगर रिसेशन पूरी दुनिया में आता है तो पाकिस्तान और कितना ज़्यादा अफेक्ट होगा इससे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो दिस इज़ द लास्ट थिंग विच वन वुड वांट टू सी, पर्टिकुलरली नेशनल असम्बली के, जहाँ पर इस तरह की बातें की जाएँ। और जहाँ तक ये लोहा मनवाने वगैरह की बातें हैं, तो बड़ी माजरत के साथ लोहा तो अगर मनवाया तो वो किसी और ने मनवाया। और जो पंजाब के अंदर था वहाँ तो कोई पीटीआई का लोहा नहीं मनवाया गया। जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त भी उनकी तो मेजॉरिटी सीट्स वहाँ पर नहीं आई थी, और जो सारी बाद में जो चीज़ें फैसिलिटेट की गई वो तो लोहा किसी और का मनवाया गया, और वो लोहा वाकई माना हुआ लोहा है। तो पीटीआई का कोई लोहा नहीं है जो शाह महमूद कुरैशी साहब मनवा रहे हैं या ख़ुद पीटीआई की हुकूमत ने मनवाया है। तो इन बातों से इज्तनाब करना चाहिए। बिलावल साहब को भी यही सोचना चाहिए कि ऐसा वक्त नहीं है, और ना कोई इस्तीफ़े देता है ना कोई माजरत करता है। ये कल्चर नहीं है हमारे मुल्क में। हम गलती तस्लीम नहीं करते तो हमने माजरतें क्या करनी है। लिहाजा सबको ये ख्याल करना चाहिए दैट बेटर सेंस शुड प्रिवेल। इस क्राइसिस के अंदर लोग जब ये देखते हैं वो कहते हैं आप हमें कहते हैं नहीं मास्क पहने और एहतियात करें। आप अपनी ज़बानों से एहतियात नहीं करते, एक दूसरे को जुमलेबाजी के ऊपर एहतियात नहीं करते, तो आप लोगों से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है नियाजी साहब, बिलावल साहब कहते हैं कि जी सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अगर कोई सूबे की बात करता है, किसी भी सूबे की हो, तो उसको ये क्यों कहा जाता है कि जी सूबाई कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल में कि जिस लहजे में और जिस बैकग्राउंड में शाह महमूद कुरैशी साहब बात कर रहे थे, तो वो तो वहाँ पे एक पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे, और सियासी तौर पे उन्होंने एक शाह महमूद कुरैशी बगैर सोचे समझ बात नहीं करते। वो इंतहाई नपी तुली बात करते हैं, और वो उस नपी तुली बात के तहत ही वो आगे को कदम करते हैं, फैसला उड़ाते हैं। देखो ये बात बिलावल साहब की पहले तो डिस्कस कर ले शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में, कि शाह महमूद कुरैशी साहब के अंदर इंतहाई एक ख्वाहिशमंद शख्स बैठा है, और हर तरह का ख्वाहिशात मूंगों फिर से मरतबा का समुंदर मौजन है। ये 2008 में हुमा बाल बाल इनको नजरअंदाज कर रही है, और यूसुफ रजा गिलानी के सर पे जा बैठा है कि जरदारी साहब की ख्वाहिश यही थी। शाह महमूद कुरैशी को तहरीक इंसाफ में मैं ये तो नहीं कहता हूँ, अब ये कुछ तल्ख माजी है, लाने का दामे दुर्मे सुखने कदमे मैं ही मुलविस था, मैं ही जमादार था। मुझे याद है कि 4-5 घंटे की एक मैराथन, दूसरी मैराथन जो मेरी मीटिंग रही थी, मुझे पता है कि उनके अंदर क्या ख्वाहिशात है। वो हमेशा ही समझते थे
कि मैं ऐसी जगह पे बैठूं जहाँ पे अगर पहला लीडर खुदा न खासा कोई लोगों अजल बन जाएगा उसी सियासत, तो मैं एकदम उभर के नंबर 1 बन जाऊं। अपने उस मुबारक में जहाँ पे वो फंड रेजिंग उनकी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बहुत बड़ी पैमाने पर होती है, उस फंड रेजिंग के ऊपर वो एक बड़ी जज्बाती तकरीर करते हैं। खुद ही तो फरमा रहे थे कि आपके भाई का डंका बजेगा चतराल से कराची तक। बिलावल साहब ने उसी बात का इजहार किया। बिलावल साहब ने ताई पुख्ता और मंजे हुए सियासतदान के दौर पर उभर रहे हैं। मुल्क में देखें 2 बड़ी अहम पोजीशन होती है, अपोजिशन और गवर्नमेंट। और इस वक्त अपोजिशन का खिला है जो मुस्लिम लीग नून ने रजाकाराना तौर पर गिव अप कर दिया, छोड़ दिया रजाकाराना तौर पे। बिलावल साहब इस डिफॉल्ट के ऊपर कमाल महारत से इसको पुर कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कौम को एक अच्छी अपोजिशन की उसी तरह जरूरत है जैसा अच्छी गवर्नमेंट की जरूरत है। ये इसमें कोई सियासत नहीं है, ये एक हकीकतें हैं दो जो साथ साथ चलनी है। अब बात यह है जी कि हुकूमत के जो इमरान खान जो है उनको बिलावल साहब जिनको सिलेक्ट कर रहे थे, आज वो उन्होंने दोबारा बड़ेपन का सबूत किया। मैं तो हैरान हूँ कि बिलावल इतना मैच्योर पुख्ता सियासतदान के तौर पे आएगा, हम इसको खाम बिलावल का ये बयान है जिसपे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। मैं भट्टी साहब के पास लेके जाना चाहूंगी। भट्टी साहब, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब हमें मजबूर ना करें बताने पे कि आपको वजीर आजम बनने के ख्वाब किसने दिखाए, तो किसने रोका है, क्यों खामोश हैं अभी तक बिलावल? बिलावल भुट्टो मुझे मजबूर ना करें कि पिछले 6 महीने में वो किन किन से बैकडोर डिप्लोमेसी में मिले और अपने वालिद मोहतरम को और ओमनी को 16 रेफरेंसेस से दर्जन भर रेफरेंसेस से निकलवा कर कराची कैसे ले गए। ये सारे डीलों ढीलों मुकमका पतली गलियों चोर दरवाज़ों के साथी हैं सब। इन पहली बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये इस्तीफ़ा दे दें, माफ़ी मांगे। आपने बल्दिया फैक्ट्री पर माफ़ी मांगी, कराची बारिशों पर माफ़ी मांगी, लाड़काना एड्स पर माफ़ी मांगी, गंदम रेत बनी माफ़ी मांगी, 104 अरब लगाकर 1 बूंद पानी नहीं पिलाया सिंध में माफ़ी मांगी, डॉक्टर फुरकान पर माफ़ी मांगी, 25 वॉल्यूम्स पर माफ़ी मांगी, ओमनी कहानियों पर माफ़ी मांगी, सिंध लुटमार पर माफ़ी मांगी, सिंध बदहाली पर माफ़ी मांगी। कहीं कोई इस्तीफ़ा दिया हो? दूसरी बात, मैं वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म मानने को तैयार हूँ। भाई तुम हो क्या? वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म मानने के लिए तैयार हो? ट्रंप को भी सदर मान लो ताकि उसको भी तसल्ली हो जाए। अगली बात ये, और ये अच्छा, अगर मानना है तो कल सिलेक्टेड था, कुटपुतली था, आज वज़ीर आज़म मानने को तैयार हूँ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अच्छा, ये जो मिडल ऑफ क्राइसिस शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या गलत बात कर दी है, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आई। उन्होंने कल परसों फरमाया था सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान कार्ड खेलें, सिंध कार्ड ना खेलें। पीपी वो जमात थी जिससे वफाक की खुशबू आया करती थी, अब सूबाई तासब की बू आती है। तो क्या नहीं आती सूबाई तासब की बू? आती है, हर फिक्रे में आती है। पीपी तैयारी कर ले, सिंध में भी अपना लोहा मनवाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब को वैसे तो पहले केपी के पंजाब और वफाक में लोहा मनवाना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने ये कह दिया है लोहा मनवाना तो क्या हर्ज है? बिलावल भुट्टो साहब ने इसमें क्या साजिश लगी कि ये सिंध दुश्मनी बन गया, माफ़ी मांगे? और ये क्या ये जमहूरी रवैया है? क्या सिंध में जमहूरियत पहुंचकर अनटचेबल हो जाती है? क्या सिंध की परफॉर्मेंस पर बात नहीं की जा सकती? क्या हर बात ही सिंध कार्ड और 18वीं तरमीम से जुड़ जाती है? 18वीं तरमीम को छेड़ा तो लात मार कर गिरा देंगे, इदारों की निजकारी की बात की तो लात मार कर भगा देंगे, हमसे करप्शन का पूछा तो लात मार कर उठा देंगे, किसी ने सिंध की खुशहाली का ख्वाब देखा तो लात मार कर जगा देंगे, किसी ने तनकीद की तो लात मार कर गिरा देंगे। ओ खुदा का खौफ करो यार, ठीक है, बात सुनते नहीं हो, बेर थोड़े डुल जाते हैं, कारकर्दगी आपके पास है कोई नहीं। अल्लाह का खौफ करो। सिंध लुटा पुटा है, इतना राजा दैर ने नहीं लुटा जितना आपने लूट लिया है। तो इसको सिंध को बेहतर करो, लोगों को फोकस करो। बयानात इतने बेनजीर। भट्टी साहब बड़ी वैलिड पॉइंट कह रहे हैं और बहुत से लोगों के दिलों में भी ये सवाल है कि अगर हम तनकीद करते हैं सिंध पे तो ये क्यों कहा जाता है कि भाई साजिश हो रही है, प्रोपेगेंडा हो रहा है? एक तो ये, दूसरा पंजाब में बैठी हैं, हालात को देख रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जब ये कहते हैं कि जी हमने वहाँ पर अपना लोहा मनवा लिया है, वहाँ पर अब हम मुकीम है, तो क्या उनको ये कहा जा सकता है कि अब वो मुस्तकिल मुकीम होंगे वहाँ पर, आने वाले इलेक्शंस में भी वहाँ पर इसी तरह से अपना लोहा मनवा सकें?
पहली बात तो अलीना कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब पार्लियामेंट में जिस चीज़ के लिए पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया है वो कोरोना वायरस है, अगर वो कोरोना वायरस से बात नहीं कर सकते तो फिर वो किसी भी चीज़ से बात ना करें, क्योंकि हम उनकी जो ये सियासी तकरीरें हैं वो हम सुन नहीं सकते और ना ही हमने सुननी है इस वक्त, क्योंकि अभी ये वक्त नहीं है सियासी तकरीरें करने का। हमारे इस पूरे कौम का वक्त ज़ाया ना करें, सिर्फ कोरोना वायरस से बात करें। और ये सिर्फ शाह महमूद कुरैशी नहीं है, ये शाहिद खान अब्बासी पे भी अप्लाई होता है, ये ख्वाजा आसिफ पे भी होता है, सब पे होता है अक्रॉस द बोर्ड। जहाँ तक ये बात है कि बिल्कुल, और जहाँ तक ये बात है कि PTI अपनी हुकूमत बनाएगी सिंध में शायद अगले इलेक्शन के बाद या उससे पहले, मुझे नहीं पता वो क्या कहना चाह रहे थे। देखिए अभी जो 3 सूबे हैं पाकिस्तान में उसमें PTI की हुकूमत है, एक सिर्फ सूबा है जहाँ पे एक और सियासी जमात की हुकूमत है, वो पीपल्स पार्टी है। तो शाह महमूद कुरैशी का ये कहना कि इस सूबे में भी हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, ये तो कोई जमहूरी सोच तो नहीं है, ये तो एक वन पार्टी सिस्टम जैसे चाइना में होता है, ये उस किस्म की सोच है। जहाँ तक कारकर्दगी की बात है, सिर्फ और सिर्फ सेहत के शोबे को देख लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है 2013, 2008 के बाद मतलब 18वीं तरमीम के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 60 सरकारी अस्पताल बने, सिंध में 140 बने। ये मैं नहीं कह रही, ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे आपको बता रहे हैं। अभी सिंध में सबसे ज्यादा सरकारी अस्पताल है, पंजाब से भी ज्यादा। प्राइवेट अस्पतालों की नहीं मैं बात करी, सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल्स की बात करी। तो ये तो कारकर्दगी है। तो फिर दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि सिंध की बात ना करें, पूरे पाकिस्तान की बात करें। फिर एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप सूबों से कह रहे हैं आप ये जंग खुद ही लड़ें, आप अपने फैसले खुद ही करें। तो ये तो एक कंफ्यूजन का शिकार है ये हुकूमत। जहाँ तक ये पार्लियामेंट के सेशन की बात है, मेरे तो ख्याल से ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम था। ये जो अभी आज भी सेशन हुआ है, कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है सेशन, बिल्कुल कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सियासी बयानात हो रहे हैं, इधर से उधर से इधर। कोई कोरोना वायरस पे कोई पॉलिसी बन रही है ना, कोई स्ट्रेटेजी बन रही है, कोई कानून बनाने की बात नहीं हो रही। बिल्कुल इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम की हम बात करें तो लोगों के दिलों में एक ये चीज़ है कि जी हम जो इतने दिन लॉकडाउन में घरों में बैठे, हमने एहतियात की, अब एकदम से लॉकडाउन खुल गया है, कोई एहतियाती तदाबीर नहीं फॉलो हो रही हैं, तो क्या ये सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम था? इस पर वफाकी हुकूमत का भी एक बयान सामने आया है, वो डिस्कस करेंगे, अपने एनालिस्ट के सामने रखेंगे सवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद। लॉकडाउन और कितना मुअस्सर है ये स्मार्ट लॉकडाउन, इससे मुतल्लिक तो हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। अब वफाकी वजीर असद उमर जो कि NCOC को हेड भी करते हैं, उनका बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि जी बाज़ारों में जो हालात हैं उन्हें देखकर यूँ लगता है कि जैसे लॉकडाउन में नरमी नहीं बल्कि कोरोना ख़त्म होने का ऐलान किया हो। शहरी ईद की तैयारी ज़रूर करें, मगर डॉक्टर्स ने जो हिफाजती तदाबीर बनाई हैं उन पर अमल किया जाए। वफाकी हुकूमत का पहले खुद लॉकडाउन ख़त्म करना और फिर बाद में इस तरह के बयान देने पर अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि बाज़ारों के हालात देखकर लगता है कोरोना ख़त्म हो गया है, क्या लॉकडाउन ख़त्म करने के बाद वफाकी हुकूमत का ये बयान जायज़ है, हाँ या ना के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। बेनज़ीर, क्या लगता है आपको? कल से हम देख रहे हैं कि लोग एहतियाती तदाबीर भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी कोरोना कोई चीज़ ही नहीं है, तो क्या उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डालना जायज़ था? नहीं, जायज़ तो नहीं था। देखिए अलीना, मेरे ख्याल से हुकूमत ने ये फैसला कर दिया कि उन्होंने लोगों को अपने हाथ में छोड़ दिया। उन्होंने कहा आप खुद ही अपने आप को बचाएं, हम कुछ नहीं कर सकते। कल मैं सेनेट में एक हेयरिंग हो रही थी, अमेरिका के सेनेट में, वहाँ पे जो उनके टॉप के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर फाउची, उनकी हेयरिंग हो रही थी। वो आप उनका सुने, वो कल क्या कह रहे थे। वो कल कह रहे थे कि 2 हफ्ते तक केसेस में कमी आए तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन को खोलना शुरू कर दें। अच्छा, वहाँ पे भी यही हालात है, अमेरिका में, ब्रिटेन, लंदन में और पाकिस्तान में एक जैसे हालात हैं। तीनों लीडर्स जो हैं तीनों ममालिक के, वो कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूजन का शिकार हैं और आवाम को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। अमेरिका में भी यही हो रहा है, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स कुछ कह रहे हैं, सियासतदान कुछ कह रहे हैं। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, हमारे डॉक्टर कुछ कह रहे हैं, हमारे सियासतदान कुछ कह रहे हैं। वहाँ पे अमेरिका में, मैं सिर्फ एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पिछले महीने, वहाँ पे एक रिपोर्टर ने सदर जो उनके हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनसे पूछा कि देखिए साउथ कोरिया में इतनी ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, अमेरिका में इतनी टेस्टिंग नहीं हो रही। तो उन्होंने तब कहा, उन्होंने आगे से कहा कि शुक्र करें कि साउथ कोरिया जैसा हाल नहीं है, जो अमेरिका में जो हाल है वो साउथ कोरिया जैसा नहीं है। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा अमवात है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से। हमें पाकिस्तान में भी यही बार बार कहा जाता है कि शुक्र करें पाकिस्तान में वो हालात नहीं जो पूरी दुनिया में नहीं है।
तो मतलब आपके पास क्या गारंटी है कि हालात बेहतर होंगे? आपके पास क्या कंट्रोल करने की कोई जादू की छड़ी है? किस तरह आप कंट्रोल करेंगे सिचुएशन? ठीक है हसन निसार साहब, अब फिक्रमंद हो रहे हैं कि जी आगे क्या होगा, लोग तो एहतियात नहीं कर रहे, तो पहले सख्ती से SOPs पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया गया, या अब करवा लें? चले नहीं, इन्होंने बहुत खूबसूरती से सम अप कर दिया है। कोरोना के हवाले से किसी का कोई बयान भी ना सही है, ना गलत है, ना जायज़ है, ना नाजायज़ है। शॉट इन द डार्क वाली बात है, अंधेरे में सारे तीरंदाजी कर रहे हैं। किसी का तीर तुक्का लग गया, नहीं लगा, ना लगा, है क्या ये? आप सारी सूरत हाल पे अगर गौर करें तो इसमें कोई बुनियादें नहीं है किसी चीज़ की, कुछ सॉलिड। ठीक है मुनीब, इसलिए ठीक है, इन्होंने बहुत खूबसूरती से उसको सम अप किया है। ठीक मुनीब, कहते हैं असद उमर के वार्निंग दे दी उन्होंने जी, हम लॉकडाउन दोबारा कर सकते हैं, पहले भी जैसे उन्होंने कहा था, कि क्या आपको लग रहा है अब के हालात उस तरफ जाएंगे कि दोबारा से सब कुछ बंद हो जाए? देखिए, ये उम्मीद करना फ्रॉम द डे वन बहुत ही माजरत के साथ मैं शामिल हूँ उसके अंदर, हम सब से, यानी कि पाकिस्तानी कौम से, कि हम इस बात का इदराक करेंगे और बड़ी ही अच्छी प्रिकॉशंस लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी करेंगे, तमीज़ से बाहर निकलेंगे। खुदा न खास्ता हमारे अंदर तो ऐसी कोई भी करैक्टरिस्टिक नहीं है, और हमने वी हैव मेड श्योर कि हम कोई ऐसी हरकत ना करें जिसमें हम किसी भी तरह से कोई शायबा भी हो कि हम कोई महज़ब कौम है या डिसिप्लिन कौम है। अब असद उमर साहब का ये कह देना, मेरे ख्याल में, अलाउ मी टू से, इट वाज क्वाइट इनफेंटाइल ऑन देयर पार्ट टू इवन थिंक कि लोग इसको फॉलो करेंगे। वो क्यों फॉलो करेंगे जी? लोग जैसे बाहर निकले ऐसे जैसे बस एक ही दिन में सब कुछ हो जाना है। आप अभी अपनी मार्केट्स में जाइए, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, कहीं भी चले जाएं, किसी भी प्रोविंशियल कैपिटल में चले जाएं, जिस तरह से लोग बाहर निकले और जो कुछ हो रहा है, आप मैं गलत, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन अगर आप अगर फिगर्स कुछ बताते हैं, स्टेटिस्टिक्स कुछ बताती हैं, तो वो तो कोई इतनी अच्छी पिक्चर नहीं बता रही, और मे बी अनदर 5 days डाउन द लाइन आपको ये करना पड़ जाएगा, ओहो जी ये तो बड़ा कुछ ऊपर चला गया पाकिस्तान। देखिए, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है और इसके हवाले से डॉक्टर्स भी बात करें, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो वो हर्ड इम्यूनिटी के भी किसी मेथड से जाएंगे ना आप। यहाँ पर तो जो इवन डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि उसकी बहुत सारी इम्प्लिकेशंस हैं हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने या एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर। तो जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनके ओपिनियंस आप पढ़िए और सुनिए। वायरस के बारे में अभी तक कुछ मजबूत चीज़ें भी नहीं पता जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि वो ठीक। एग्जैक्टली। अच्छा न्याजी साहब, ऑपोजिशन ये कहती है कि जी आपने कहा कि गरीब आदमी के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमने लॉकडाउन में नरमी की या ख़त्म किया, लेकिन कहते हैं कि जी अगर गरीब आदमी बीमार पड़ गया तो वो मेडिकल अपना कहाँ से उठाएगा। दूसरी जानिब इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि जी सरमायाकारों को खुश करने के लिए, अपने कुछ साथियों को खुश करने के लिए वफाकी हुकूमत ने कदम उठाया और अब इस पर पछता रहे हैं। पहली बात तो यह है कि गरीब आदमी तो अस्पतालों में लेटर स्पिरिट में आज भी एंटरटेन नहीं हो रहा। ये तो मैं आपको लाहौर की बात बता रहा हूँ। ये कहना चाहिए कि ये तो दुआएं मांगते हैं कि कोरोना का पेशेंट आए ही नहीं। ये नहीं कह रहा हूँ कि वाकई ये कह रहे हैं, लेकिन जो रवैया है, जो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल नाफिज है। दूसरी बात ये बीवी, मैं तो कई दफा कह चुका हूँ कि जिस मुल्क में कानून आइन की अमलदारी मुमकिन ना रही हो, कौमी शुआर रहा हो कानून और आइन की धज्जियां उड़ाना, वहाँ पे कोई कानून बना के अवाम से ये एक्सपेक्ट करना कि वो कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। जमहूरियत का तो तमस्सर उड़ाना शुरू कर देते हैं तो हमारे मुफादात व्यवस्था उसके साथ हमारी किसी दुम पे पहुंच जाता है। ये एक हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार है। जब चीफ एग्जीक्यूटिव जो हुकूमती सरबराह कल ही तो कह रहा था कि मैं तो कायल ही नहीं हूँ पहले दिन से लॉकडाउन का, तो इसलिए लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन के दरमियान अफराद तफरीद ये करना कौन सी ठीक कौन सी बात, ये तो दूसरा मरला था। मैं तो खुद कायल हूँ कि इस तरह का लॉकडाउन हो जिसमें से बिजनेस चलते रहे, लेकिन खुदा के वास्ते आप जब कानून होगा अमल दरामद करवा सकेंगे किसी छोटी चीज की, तो फिर इससे ज्यादा अगला स्टेप आप करवा सकते हैं। पहले में हम नाकाम हो गए, आप हवा में बोल लगे हैं, हुकूमत है ही मौजूद नहीं है। जब भी कोई आए, बार बार मैं कह रहा हूँ, जब भी कोई आफत आएगी आपको पता चल जाएगा हमारे मुल्क में किस तरह की आफत नाजिल कर दी गई है। और कहते हैं हुकूमत को कौन हुकूमत मानेगा?
तमाशा लगा हुए पाकिस्तान का, तमाशा देखे आप ही देखे हम ही देखे। लेकिन न्याजी साहब आप ही कहते थे लॉकडाउन खत्म करवा दें, ये बड़ा नुकसान हो रहा है। ये दो बातें डिफरेंट डिस्कस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब पहला लॉकडाउन अमल बरामद करा सके, दूसरे लॉकडाउन के बाद कानून की अमलदारी नहीं है, अवाम से ये तो करते हैं, क्यों डिसिप्लिन हो। डिस्कशन जारी रहेगी, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। भट्टी साहब ने ना पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जी अगर आवाम नहीं मानती तो फिर उन्हें डंडे लगाए जाए, मारे जाए। भट्टी साहब अब आप क्या कहते हैं, अब क्या किया जाए? पहली बात तो ये है कि हुकूमत, मुझे भी लग रहा है कि हुकूमत इस बात पर कन्विंस हो चुकी है कि हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं मरेंगे, और अगर कुछ मरते हैं खुदा ना खास्ता तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, 50-60 हज़ार लाख करोड़ मर भी जाएं तो फिर भी बड़े लोग हैं, 22-23 करोड़ हैं। तो लेकिन हम पे ये भूख, लॉकडाउन करने के बाद भूख 50 लाख और पैदा होंगे, उसमें भी पेशगोई हुई है। हाँ तो बस अब देखें ना, इस पे हुकूमत बेचारी क्या करे। वो यही चाहती है ना कि कुछ कम भी हो ताकि 50 लाख जो ज़्यादा हैं, तो हुकूमत ये चाहती है कि उन पे इल्ज़ाम ना आए भूख, गुर्बत, बेरोज़गारी के तानों का। कोरोना से तो सारी दुनिया में ही मर रहे हैं, यहाँ भी मरेंगे तो कोई अर्ज नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये जो आवाम है, मेरी आवाम माना कुछ मजबूरी में भी निकले होंगे, कुछ रोज़ी रोटी के लिए भी निकले होंगे, कुछ ज़रूरत के तहत भी निकले होंगे, लेकिन वो कौम जो अभी तक पूछती फिर रही है मुनीब साहब से, मुनीब फ़ारूक साहब से कि ये कोरोना होता भी है कि नहीं, वो कौम जो हमें बताती फिर रही है कि और हाथ मिलाने से नहीं फैलता और जफ्फी डालने से नहीं फैलता, उस कौम और नक्को नक डूबी हुई वो कौम गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी में, उसने क्या एहतियात करनी है या क्या करनी है। हुकूमत ने सख्त लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में बदला और इस कौम ने अच्छा सिला दिया, मेरे यार का घर नहीं, मेरे प्यार का घर नहीं लूट लिया, घर यार का। एक बोल्ड फैसला था, जुआ था, मगर अवाम ने सत्यानाश कर दिया। और यकीन करें अब जितना फैल चुका है इसके बाद अवाम को ना फैलने, अवाम को फैलने दें, कुछ भी नहीं, फैल गया सारा कुछ। अब कोई, और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, आज असद उमर की आप बात कर रही हैं, लास्ट कैबिनेट मीटिंग में काबीना और वज़ीर आज़म साहब ने कहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी नरमी कर दें और खोल दें, नरमी कर दें, वो कह रहे और खोल दें, के साथ मिलके एसओपीज बना रहे हैं हम। हाँ तो वो बस एसओपीज जो है ना, वो एसओपीज सारे मुझे पहुंचा दें, मैं उन पर घर में बैठकर अमल करूंगा, वो बाकी सारे काम करें और कुछ नहीं कहता। कोरोना, यकीन करें इमरान खान और इस कौम को देखकर कोरोना भाग जाएगा। ये इतना बुज़दिल कोरोना है, जिस तरह हम इसको लम्हा बे लम्हा शिकस्त दे रहे हैं, ये नस जाएगा। मेरी आज बात नोट कर ले, किसी जिस्म में जगह ही नहीं मिलेगी, हर जिस्म में पहुंच चुका होगा, कहेगा उन्हें तू की लेना है, ना है मर्दे ने ना जान चढ़ देने, वो खुद ही चला जाएगा वापस, बेफिक्र हो जाएं। अब कोरोना की अगली सूरत हाल चलेगी, अब दुआएं करें मरे ना। अच्छा, बेनज़ीर ने अभी एक फिगर हमसे शेयर किया। बेनज़ीर, आपने कहा कि एक दिन में 2000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो थोड़ा सा ये कंफर्म कर दीजिएगा, ये लॉकडाउन में नरमी के बाद की स्टैट्स हैं? 2000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा अभी तक पाकिस्तान में हमने एक दिन में केसेस जो रिपोर्ट किए हैं वो कल किए हैं। 2000 से ज़्यादा हमने केसेस किए हैं। देखिए, ये लॉकडाउन की नरमी की वजह से ही होगा ना, और क्या रीज़न हो सकता है। हमें एक महीना होने लगा है जब से हमने पहला लॉकडाउन में नरमी। जी, टेस्टिंग भी तो बढ़ाई जा रही है ना। टेस्टिंग अलीना, हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी, हमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस दिन का 20,000, हम 10,000, 13,000 मैक्सिमम हमने की है। मतलब अभी हमारी अगर कैपेसिटी इतनी है तो स्ट्रेटजी क्यों नहीं है? टेस्टिंग कैपेसिटी अगर है तो उसको पूरा हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? हमें तो हमारे एनडीएमए चेयरमैन ने कहा था कि 50,000 तक जाएगी टेस्टिंग, तो अभी हम 10,000 पे फंसे हुए। 10,000, 12,000 हम रोज टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे केसेस बढ़ रहे हैं। 2000 केसेस हमने एक दिन में रिपोर्ट किया और हमें कहा जाता है कि ये वक्त नहीं है घबराने का, ये वक्त है घबराने का। ठीक है, ये वक्त है संजीदगी से लेने का कोरोना को। और वो लोग जो कि बाज़ारों में बाहर फिर रहे हैं लेकिन वो एहतियात नहीं कर रहे, उनसे हमारा तमाम पैनल ये अपील कर रहा है, सिवाय हसन निसार साहब के, वो तो कहते हैं कि तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सब यही अपील कर रहे हैं, प्लीज़ अगर आप बाहर भी जा रहे हैं, किसी मजबूरी के तहत भी जा रहे हैं, तो एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएं, मास्क लगाएं, फासला रखें। ये हमारे नहीं, आपके फ़ायदे के लिए, आपके प्यारों के फ़ायदे के लिए। क्या पता आपको अगर कोरोना नहीं होता तो कहीं ना कहीं से होता, घूमता फिराता, खुदा ना खास्ता किसी प्यारे को लग सकता है। बहुत एहतियात करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।